हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, डीपीएसपी का जो टॉपिक था हमारा, उस पर हमने 2 क्लास कंप्लीट कर लिया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ाई की थी वो की थी कल्याणकारी राज्य के बारे में। तो कल्याणकारी राज्य के बारे में मैंने आर्टिकल 38 बताया था और 39 के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। अब हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो देखो, नीति निर्देशक तत्व में कल्याणकारी राज्य की बात की गई है और ये कल्याणकारी राज्य की बात आर्टिकल 38 में की गई है, जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि राज्य का रूप कैसा होगा, कल्याणकारी रूप होगा। और कल्याणकारी रूप का मतलब क्या है कि राज्य पिता की भांति हमारा ख्याल रखेगा, हमारी शिक्षा की, स्वास्थ्य की और हमारी तमाम सुविधाओं का ख्याल कौन रखेगा, राज्य रखेगा। जहाँ पर वो ये देखेगा कि हमारा जीवन क्या हो, हमारा जीवन का स्तर ऊंचा हो, हमें शिक्षा की सुविधा मिले, स्वास्थ्य की सुविधा मिले, अवसर की समानता मिले, काम की सुविधा मिले। और राज्य, अगर हम देखो, हम कहाँ पैदा होते हैं, तो हम राज्य के गोद में पैदा होते हैं, राज्य के हॉस्पिटल में पैदा होते हैं। फिर जैसे ही बड़े होते हैं, राज्य के स्कूल में पढ़ते, राज्य में भोजन भी कराता है, फिर नौकरी देता है, पेंशन देता है, वृद्धा व्यवस्था में वृद्धा पेंशन देता है, बेरोजगारी भत्ता दे रहा है, गर्भवती महिलाओं का ख्याल रख रहा है, प्रेगनेंसी के दौरान तमाम सुविधाएं दे रहा है, डिलीवरी के टाइम तमाम सुविधाएं दे रहा है। तो राज्य का ये जो रूप है, ये कैसा रूप है, कल्याणकारी रूप है। राज्य के 2 रूप हो गए। एक हो गए कि जहाँ पे राज्य नियंत्रण कर रहा है पुलिस और सेना के द्वारा लोक व्यवस्था की, और दूसरा, राज्य हमारा क्या कर रहा है, ख्याल रख रहा है। एक पिता की भांति ख्याल रख रहा है, एक मित्र की भांति ख्याल रख रहा है। जहाँ पर हम राज्य को छोड़ना भी चाहे तो वो हमें नहीं छोड़ेगा, वो हमारा ध्यान रखेगा ही रखेगा। तो देखो, अब कल्याणकारी राज्य है हमारा राज्य, क्योंकि डीपीएसपी यही बोल रहा है कि राज्य का दायित्व क्या है कि उसको कैसे काम करना है, कल्याणकारी राज्य की भांति कार्य करना है उसको। और आपको तो पता है, डीपीएसपी वाद्य योग नहीं, अवाद्य योग अधिकार है। मतलब कि इसके लिए हम जाकर, अगर मान लो कभी राज्य कल्याणकारी अपना रूप ना दिखाए और अपने दायित्व को पूरा ना करे, तो उसके लिए हम उच्चतम न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते और ना ही हम राज्य को बाध्य कर सकते हैं कि आपका काम है कल्याणकारी राज्य होना, तो आप ऐसा नहीं कर रहे हो। ये सब मैं बता चुकी हूँ पहले भी। तो यहाँ पे राज्य कल्याणकारी होगा। अब कल्याणकारी होगा तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, आय एवं अवसर की समानता देगा हमें, ठीक है। अब आय और अवसर की समानता देगा, साथ ही क्या करेगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करेगा। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हुआ क्या, तो पहले भी बता चुकी हूँ। सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय का मतलब ये है, देखो, अगर हम 2 हिस्सों में बांट के पढ़े, सामाजिक और आर्थिक न्याय, फिर राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय, चुनाव में सब खड़े हो सकते हैं, सबको वोट देने का अधिकार है। और सामाजिक और आर्थिक न्याय का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर शिक्षा, अवसर, काम की समानता हो, जहाँ पर राज्य हमारे जीवन स्तर का ख्याल रख रही हो। तो ये क्या हो गया, सामाजिक आर्थिक न्याय लाना, विषमता को दूर करना। सामाजिक आर्थिक न्याय आर्टिकल 41 में भी बोला गया है कि राज्य क्या करेगी, जैसे कि राज्य वृद्धावस्था में, बेरोजगारी के समय या फिर अभाव की किसी भी परिस्थिति में राज्य क्या करेगी, हमें सहायता प्रदान करेगी। तो आर्टिकल 41 में बोला गया है, जहाँ पे सामाजिक आर्थिक अधिकार पता चलता है। दूसरा, आर्टिकल 45 में बोला जा रहा है कि 6 से कम वर्ष की आयु के जो बच्चे होंगे, बाल व्यवस्था, फिर उनकी शिक्षा का ध्यान कौन रखेगा, तो राज्य रखेगा। तो आर्टिकल 45 में भी जो बोला गया, ये भी क्या है, सामाजिक आर्थिक अधिकार से रिलेटेड है। तो देखो, अब आर्थिक अधिकार के लिए भी देखो, अर्थव्यवस्था का संचालन इस प्रकार किया जाना चाहिए जहां पर क्या हो, पूरे समुदाय का हित हो, किसी निजी व्यक्ति का हित या फिर किसी एक समुदाय का हित ना हो, पूरे समाज का हित हो। ऐसे संचालन करना हमें अर्थव्यवस्था की। अब उसके लिए क्या किया जाएगा, तो आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण ना हो, ये देखना होगा कि आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण कुछ हाथों में ना हो। आर्टिकल 39 ये बात बोल रहा है, आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण ना हो। उसके लिए क्या किया जाएगा, तो देखो, याद होगा जब मैंने फंडामेंटल राइट्स पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि संपत्ति के अधिकार को सीमित क्यों किया गया, इसीलिए किया गया क्योंकि क्या, आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण ना हो जाए। ऐसा ना हो कि किसी के पास बहुत संपत्ति हो जाए और किसी के पास फिर कुछ भी ना रहे। तो संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया था और उसी के अंतर्गत क्या किया गया था, उसको सीमित करने के लिए जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार कार्यक्रम लाए गए। तो ये कार्यक्रम जो लाए गए वो किससे प्रभावित होकर लाया गया, तो डीपीएसपी से, क्योंकि यहाँ पर
आर्टिकल 39 में ये जो बात बोली गई है कि आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण कुछ हाथों में ना हो, तो इन आदर्शों को, इन जितने आदर्श की बात यहाँ पे लिखी हुई है कि सामाजिक आर्थिक न्याय लाना है, राजनीतिक न्याय लेके आना है, अर्थव्यवस्था का संचालन समाज के हित में करना है, साथ ही आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण ना हो ये ध्यान देना है, तो इन सब आदर्शों का पालन करने के लिए, इन सब आदर्शों को लागू करने के लिए कुछ कार्यक्रम तो लाए जाएंगे। तो डीपीएसपी से प्रभावित होकर जमींदारी उन्मूलन लाया गया, भूमि सुधार कार्यक्रम लाया गया, और मैंने बताया था संपत्ति के अधिकार में भी कि जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार कार्यक्रम जब आ रहा था तो क्या किया गया था, फंडामेंटल राइट्स में जब संपत्ति का अधिकार था तो सब उच्चतम न्यायालय पहुंच गए कि हमारे संपत्ति का अधिकार का क्या हो रहा है, उल्लंघन किया जा रहा है, इसे सीमित किया जा रहा है। तो डीपीएसपी के ही आधार पर क्या किया गया, संविधान संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया मौलिक अधिकार से। तो उसके बाद समाजवादी आर्थिक व्यवस्था का प्रावधान किया जाएगा। समाजवादी आर्थिक व्यवस्था आखिर हुई तो क्या हुई, तो देखो बात को ये समझो, समाजवादी आर्थिक व्यवस्था का प्रावधान का मतलब ये हुआ कि जो भी उत्पादन के साधन है ना उस पर राज्य का नियंत्रण होगा, ठीक है, राज्य का नियंत्रण होगा, और सार्वजनिक और सरकारी जो भी उद्योग होंगे उनके माध्यम से संपत्ति का लाभ समूचे समाज में उसका बंटवारा, संपत्ति का जो लाभ होगा वो पूरे समाज को मिलेगा। किसके द्वारा, सार्वजनिक उद्योग के द्वारा, सरकारी उद्योग के द्वारा, और नियंत्रण किसका होगा, राज्य का नियंत्रण होगा साधनों पे, ठीक है। क्यों, अब देखो आपको यहाँ पर जितनी बातें मैंने बताई कि राज्य का रूप कल्याणकारी होगा, राज्य स्वास्थ्य का ध्यान देगी, फ्री में सुविधाएं देगी, तो ये सब से आपको क्या पता चलता है कि हमारा जो डीपीएसपी है, राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है, वो समाजवाद से प्रभावित है। क्योंकि जब मैंने पहले बताया था तो मैंने बताया था कि जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है 3 विचारधाराओं का सामंजस्य है, समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी। तो समाजवादी का प्रभाव आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि समाजवाद में तो यही है कि राज्य क्या करेगा, फ्री में सुविधाएं देगा, अगर कोई बेरोजगार है तो बेरोजगारी भत्ता देगा, शिक्षा देगा, खाना देगा, स्वास्थ्य देगा। तो यहाँ पर जो राज्य का रूप दिख रहा है इससे साफ पता चल रहा है कि राज्य पे ये जो डीपीएसपी है उस पर क्या है, समाजवाद का प्रभाव है। पर याद रखना कहीं भी मूल संविधान में समाजवाद शब्द का नाम नहीं लिया गया है। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाते, थोड़ा सा मैं इसको रिमूव कर लेती हूँ। समाजवादी आर्थिक प्रावधान, तो समाजवादी आर्थिक प्रावधान आखिर लाया क्यों गया, क्योंकि आर्टिकल 38 में किसकी बात की गई है, कल्याणकारी राज्य, अर्थात कि ऐसा समाज बनाओ जहाँ पे विषमता कम हो, जहाँ पे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र हो, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय हो, सुविधा और अवसर की क्या हो, समानता हो। तो इसके लिए समाजवादी आर्थिक प्रावधान को अपनाया गया। अब इसके अंतर्गत क्या किया गया, तो राज्य का नियंत्रण संसाधनों पे हो गया, उत्पादन के संसाधनों पे राज्य का नियंत्रण, सार्वजनिक उद्योग और सरकारी उद्योगों के द्वारा सार्वजनिक संपत्ति का वितरण इस प्रकार किया जाने लगा, और इस प्रकार करने का प्रयास किया गया कि सार्वजनिक संपत्ति का वितरण ऐसा हो कि जिससे क्या हो, पूरे समाज का हित हो। तो सामाजिक हित को ध्यान में रखा गया। तो समाजवाद से प्रभावित हुआ हमारा क्या, डीपीएसपी। तो देखो जब समाजवाद से प्रभावित हुआ तो समाजवाद शब्द का कहीं भी मूल संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन अब क्या हुआ कि 42 संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवाद शब्द का प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो समाजवाद शब्द को प्रस्तावना में कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही उद्योग के प्रबंधों में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। ये किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है, तो आर्टिकल 43 क्लॉज 1 में है, ठीक है, जहां पर 42 संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया। साथ ही निःशुल्क एवं वैधानिक सहायता का अधिकार भी प्रदान किया गया। अब निःशुल्क एवं वैधानिक सहायता, इसका उल्लेख आर्टिकल 39 क्लॉज 1 में है, ठीक है। तो निःशुल्क और वैधानिक सहायता का अधिकार क्यों लाया गया कि देखो जिसके पास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो या फिर अन्य सुविधाओं का जिसके पास अभाव है, आर्थिक अभाव हो, उसके कारण क्या हो, वो कभी न्याय से वंचित ना रहे, ठीक है, वंचित वर्ग को
सुविधा प्राप्त हो जाए तो निःशुल्क एवं वैधानिक सहायता का अधिकार प्रदान किया गया और इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद आर्टिकल 39 क्लॉज 1 में। तो समाजवाद शब्द का मूल अर्थ संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। कब जोड़ा गया इसको? 42वें संविधान संशोधन से। तो अब देखो दौर है 1991 का। तो 1991 का दौर है, तो समाजवादी आर्थिक प्रावधान था, ठीक है। अब क्या होने लगा? अर्थव्यवस्था में बदलाव आना स्टार्ट हुआ, क्योंकि अब क्या होने जा रहा था? उदारीकरण की नीति अपनाई जा रही थी। अब उदारीकरण क्या हुआ? तो बच्चों मैंने बताया था उदारीकरण, पूंजीवाद बोलो इसको। तो देखो ये क्या है, जहां पर हम जैसे कि मान लो कि मैं खुद के ऊपर ध्यान दे रही हूँ, तो ये मेरी कैसी नीति हुई? उदारीकरण की नीति हुई। समाजवाद की नीति क्या हुई? कि मुझे अपना ख्याल नहीं है, ठीक है, सिंपल जीवन है मेरा और उच्च विचार, अगर सरल शब्द में बोले तो अब बात को ये समझना है कि जहाँ पर हम संपत्ति की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम अधिकार की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया उदारीकरण। और जहाँ पर हम बात करें कि हम फ्री में शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, कल्याण करेंगे, तो ये हो गया समाजवाद। लेकिन समाजवाद में कहीं भी आपको आज़ादी नहीं मिलेगा। लेकिन उदारीकरण क्या बोलता है? कि अपनी प्रतिभा, अपनी कुशलता से संपत्ति को अर्जित करो। तो डीपीएसपी क्या है? कि डीपीएसपी 3 विचारधाराओं के बीच सामंजस्य स्थापित करा है, मैंने बार बार बताया है। तो समाजवाद उदारीकरण के बीच भी वो क्या करेगा? सामंजस्य स्थापित करेगा, ठीक है। कैसे? तो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि संपत्ति का अधिकार, तो संपत्ति के अधिकार में क्या? अपनी प्रतिभा कुशलता से आप संपत्ति अर्जित कीजिए। दूसरे ही तरफ क्या है कि संपत्ति को सीमित भी कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मान लो किसी व्यक्ति के पास बहुत प्रतिभा, बहुत क्षमता, कुशलता है और संपत्ति का अधिकार सीमित नहीं है, तो अपनी प्रतिभा कुशलता से वह तमाम संपत्तियां इकट्ठा कर लेगा, ठीक है। लेकिन जब ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा कर लेगा और कुछ व्यक्ति के पास हो सके सुविधा की कमी हो या फिर उसके पास वैसी कुशलता, क्षमता, प्रतिभा ना हो, तो उसके पास तो संपत्ति का अभाव हो जाएगा। तो सामाजिक न्याय कैसे ला पाएंगे हम? तो संपत्ति के अधिकार को क्या किया? सीमित किया गया कि इतने स्तर के ऊपर अगर आप ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा करोगे तो वो आपसे लेके वंचित वर्गों में क्या किया जाएगा? बांटा जाएगा। तो ये कहाँ से हमने ले लिया? समाजवाद से ले लिया। और प्रतिभा कुशलता से हम संपत्ति को अर्जित कर रहे हैं, ये हमने कहाँ से ले लिया? तो उदारवादी से ले लिया। तो दोनों नीतियों, दोनों विचारधाराओं से अच्छी अच्छी बातें लेके हमने क्या किया? सामंजस्य स्थापित किया। तो अब अर्थव्यवस्था में नया परिवर्तन आने वाला था 1991 में। हम क्या अपना रहे थे? उदारीकरण की नीति अपना रहे थे अर्थव्यवस्था में, ताकि क्या हो, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो और कुशल हो सके और प्रतिस्पर्धी हो सके। तो कुशलता और प्रतिस्पर्धी होने का क्या तात्पर्य है? जितनी कुशलता आएगी, प्रतिस्पर्धा आएगी, भारत की इकोनॉमी क्या होगी? और ग्रो करेगी। जितनी इकोनॉमी ग्रो करेगी उससे क्या होगा? उतना ही हमारा लाभ होगा, फायदा होगा। और जितने हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी हम उतना ही क्या कर पाएंगे? उससे होने वाले फ़ायदे को कहाँ पहुँचा पाएंगे? वंचित वर्गों में पहुँचा पाएंगे। और इससे क्या होगा? सामाजिक न्याय आएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं नीति निर्देशक तत्व के वर्गीकरण पर। नीति निर्देशक तत्व का जो वर्गीकरण है वो हम 3 आधार पर करेंगे: गांधीवादी तत्व, समाजवादी और उदारवादी। तो अभी हम पहला जो पढ़ने जा रहे हैं वो है गांधीवादी तत्व। तो देखो गांधी जी जो थे ना वो बहुत ही प्रभावशाली नेता थे, उनकी विचार जो थे बहुत ही ज़्यादा उच्च थे। तो लगभग सभी तत्वों पे गांधी जी के विचार का प्रभाव पड़ा है। तो गांधी जी के आखिर विचार, किन किन विचारों का प्रभाव डीपीएसपी पे पड़ा है, पहले हम वो देखते हैं। तो देखो गांधी जी क्या थे? वो पूरे भारत का भ्रमण कर चुके थे। उन्होंने भारत को नज़दीक से देखा था, करीब से देखा था। वो भारत की सिचुएशन को समझते थे, यहाँ की प्रॉब्लम को समझते थे, ठीक है। तो गांधी जी का कहना था कि जो रियल भारत है वो क्या है? भारत का गाँव है। भारत का विकास तभी हो पाएगा जब भारत के गाँव का विकास होगा। और भारत के गाँव के विकास करने के लिए सबसे जो क्रांतिकारी पहल वो क्या है? कि ग्राम पंचायत का गठन हो और स्थानीय स्वशासन लाया जाए। तो डीपीएसपी में आर्टिकल 40 में ये बात कही गई है, जो कि गांधी जी के विचार से प्रभावित है, ग्राम पंचायत का गठन और स्थानीय स्वशासन। दूसरा, गांधी जी कभी भी बड़े उद्योग के समर्थक नहीं थे। वो जानते थे कि भारत क्या है, भारत की जनसंख्या बहुत है, भारत में बेरोजगारी भी है, तो हम बड़ी बड़ी मशीनों से जो काम कराएंगे उससे बेहतर क्या है हम छोटे उद्योग लगाएं, छोटे उद्योग को विकास
करें, छोटे उद्योगों का विकास करें और साथ में ही जो काम मशीनें करेंगी वो काम क्या करें, देश की जनता से काम कराया जाए, ज़्यादातर हाथों का यूज़ किया जाए। जितने हाथ यूज़ होंगे उतने क्या होगी, बेरोजगारी कम होगी। तो गांधी जी चाहते थे कि कुटीर उद्योग का स्थापना किया जाए, कुटीर उद्योग की स्थापना की जाए, ठीक है, जिससे क्या हो, बेरोजगारी दूर हो। और वो क्या करते थे कि छोटे उद्योगों को बढ़ावा देते थे। तो जो हमारा डीपीएसपी है वो भी क्या बोलता है, कुटीर उद्योगों की स्थापना की बात करता है आर्टिकल 43 में। फिर गांधी जी का विचार बहुत उच्च था, वो हमेशा नशीले पदार्थों के विरोधी रहे हैं, मदिरा के विरोधी रहे हैं। तो उनका कहना ये था कि जो भी ये नशीले पदार्थ है ना, जो भी ये मादक पेय पदार्थ हैं, उनको क्या किया जाए, दवाई के लिए अगर उनका इस्तेमाल हो रहा है तो ठीक है, उसके अलावा उस पर प्रतिबंधित करो, रोको। तो डीपीएसपी के आर्टिकल 47 में ये बात कही गई है कि मद एवं मादक पेय पदार्थ को दवाई बनाने के अलावा उपयोग पर प्रतिबंध है, ठीक है। फिर गांधी जी के जो विचार थे, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए हमेशा रहा है, उनके हित के लिए हमेशा रहा है। साथ ही उन्होंने हमेशा सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षा प्रदान करने की बात कही है कमजोर वर्गों को, ठीक है। तो आर्टिकल 46 जो है डीपीएसपी का, वो ये बोल रहा है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य कमजोर वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों में अभिवृद्धि करना होगा। उनकी शिक्षा पे ध्यान दो, उनके अर्थव्यवस्था को बढ़ाने पर ध्यान दो। साथ ही उनको देखो कि उनके साथ कहीं सामाजिक अन्याय तो नहीं हो रहा है, उनके साथ कहीं शोषण तो नहीं हो रहा है, तो सामाजिक उनको न्याय दो, उनको शोषण से बचाओ। गांधी जी पशुपालन को बढ़ावा देते थे। गांधी जी चाहते थे कि पशुओं के नस्ल में सुधार लाया जाए, साथ ही पशु बलि को रोकना चाहते थे। पशुओं की हत्या पर वो हमेशा रुष्ट होते थे। उनका मानना था कि पशुओं की हत्या नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा कोई धार्मिक मान्यता नहीं थी कि गाय को बचाओ, बछड़ों को बचाओ। ये था कि वो देश की इकोनॉमी को समझते थे कि उस समय आज़ादी के समय क्या थी, भारत की इकोनॉमी जो थी कृषि और पशुपालन पे ही ज़्यादातर टिकी हुई थी। तो वो जानते थे कि पशुओं की हम रक्षा करेंगे तो क्या होगा, हमारे देश की इकोनॉमी के लिए वो फायदेमंद होगा। इसीलिए देखो यहाँ पर डीपीएसपी में भी ये बात शामिल किया गया है कि पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध है और पशुओं की नस्ल सुधार का प्रयास करना है। तो ये हो गए गांधीवादी तत्व से हमारा डीपीएसपी जो प्रभावित है वो मुद्दे। अब हम नेक्स्ट समझेंगे समाजवादी तत्व को। नीति निर्देशक तत्व के वर्गीकरण में हमने गांधीवादी तत्व देख लिया, अब हम देखेंगे समाजवादी तत्व। तो देखो समाजवादी तत्व का जो प्रभाव पड़ा है वो आर्टिकल 38 में पड़ा है, 39 में पड़ा है, 43 में पड़ा है, 47 में पड़ा है। तो हम उसको देखते हैं। तो देखो आर्टिकल 38 में तो मैं बता ही चुकी हूँ कि आर्टिकल 38 में समाजवादी तत्व का प्रभाव कैसा पड़ा है, जहाँ पे विषमता को दूर करना है, हमें ऐसा समाज स्थापित करना है जहाँ विषमता की दर न्यूनतम हो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय लाना है, आय, अवसर और सुविधा की क्या लानी है, हमें समानता लेकर आनी है, अवसर की समानता लेकर आनी है। अब आर्टिकल 39 में जो बात बोली जा रही है जिसमें हमें समाजवादी तत्व देखने मिलता है, तो वो है जीविका के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे राज्य के द्वारा, ठीक है। फिर सामूहिक हित के लिए संपत्ति के केंद्रीकरण को रोका जाएगा कि संपत्ति का केंद्रीकरण कहीं ना हो, किसके हित के लिए, सामाजिक हित के लिए। ये भी मैं समझा चुकी हूँ। स्त्री और पुरुषों में जैसे कि हम समान कार्य कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि स्त्री और पुरुष हैं तो समान कार्य कर रहे हैं तो वेतन ये सोच कर दिया जाए स्त्री है तो कम वेतन, पुरुष है तो ज़्यादा वेतन। कहने का मतलब कि स्त्री पुरुष के समान कार्य के लिए आय में असमानता नहीं होनी चाहिए, आय समान होना चाहिए। फिर मजदूरों तथा कर्मकारों को स्वास्थ्य की देखरेख करना है, मजदूरों की स्वास्थ्य की देखरेख करना है, कर्मकारों के स्वास्थ्य की देखरेख करना है। साथ ही बच्चों के सुकुमार अवस्था में उनके उस अवस्था का दुरुपयोग ना हो जाए, ये भी क्या करना है, इसका भी देखरेख कौन करेगा, तो राज्य करेगी।
तो ये जितने भी बातें लिखी हुई है ये किससे प्रभावित है, तो समाजवाद से। जहाँ पे राज्य क्या कर रहा है, राज्य यहाँ पे देख रहा है कि स्त्री पुरुष के बीच कोई भेदभाव ना हो जाए, राज्य ये देख रहा है कि जीविका का साधन उनको उपलब्ध कराया जाए, काम दिलाया जाए। फिर राज्य ये देख रहा है कि संपत्ति का भी कोई केंद्रीकरण ना हो, ऐसा ना हो कि कोई वर्ग वंचित रह जाए संपत्ति प्राप्त करने में और किसी के पास बहुत ज्यादा हो, ठीक है। फिर राज्य ये देख रहा है कि सुकुमार अवस्था में बच्चों का दुरुपयोग ना हो जाए, राज्य ये देख रहा है कि मजदूरों की स्वास्थ्य को देख रहा है, कर्मकारों के स्वास्थ्य को देख रहा है। तो 39 भी आर्टिकल क्या है, समाजवादी तत्व से प्रभावित है डीपीएसपी का। अब हम चलते हैं तो तीसरा जो हम देखेंगे कि बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी एवं ऐसी अवस्था जहां पर आप क्या है, अभाव वाली परिस्थिति में है, ठीक है। तो उन सारी अवस्था जैसे कि प्रसूति, जब किसी गर्भवती महिला का डिलीवरी होता है तो वो अवस्था, तो उन सारी अवस्थाओं में राज्य क्या कर रही है, सहायता उपलब्ध करा रही है। तो ये आर्टिकल 41 है हमारा डीपीएसपी का, जो समाजवादी तत्व से प्रभावित है, जहां पर जिस बेरोजगारी के समय, बुढ़ापा के समय वृद्धा पेंशन दिया जा रहा है वृद्धावस्था में, बीमारी के टाइम पे, फिर से प्रसूति के समय, बेरोजगारी के समय, या फिर जीवन की ऐसी भी परिस्थिति कभी ऐसी आती है जहां पर आप अभाव की परिस्थिति में है, तो राज्य क्या करता है, हमारा सहायता करता है। राज्य तरह तरह की योजनाएं लेकर आता है, क्योंकि राज्य क्या है, कल्याणकारी राज्य है। वो अपने हर एक व्यक्ति का ध्यान रखता है, वो ऐसी योजनाएं लाता है जिससे वंचित वर्ग वंचित ना रह पाए, वो ऐसी योजनाएं लाता है जिसमें लोक व्यवस्था क्या हो, लोक व्यवस्था में समानता आए और सामाजिक न्याय आए। उसके बाद सभी कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, उचित जीवन स्तर, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये आर्टिकल 43 है, जहां पर जो भी मजदूर है उनको मजदूरी की व्यवस्था, साथ ही उनके जीवन स्तर को ऊपर पहुंचाना, सामाजिक और सांस्कृतिक सुविधाएं उनको उपलब्ध कराना, ये आर्टिकल 43 है। ये भी क्या है, समाजवादी तत्व से प्रभावित है। उद्योग के प्रबंध में कर्मगारों की भागीदारी को बढ़ाने का प्रयास, आर्टिकल 43 के क्लॉज ए में ये है, ठीक है, आर्टिकल 43 क्लॉज ए। फिर हम देखेंगे कि राज्य क्या करेगा, पोषाहार स्तर को बढ़ाएगा, जीवन के स्तर को बढ़ाएगा, लोक स्वास्थ्य में सुधार लाने का प्रयास करेगा। जीवन के स्तर को बढ़ाना, पोषाहार स्तर को बढ़ाना और लोक स्वास्थ्य के सुधार लाना, लोक स्वास्थ्य में सुधार लाना। तो ये काम भी कौन करेगा, तो राज्य कर रहा है। राज्य देख रहा है कि लोग जो भी सामाजिक स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो भी लोक की स्वास्थ्य है, वो क्या है, उसमें सुधार लाए, जिसमें गिरावट ना हो। साथ ही क्या किया जाए, पोषण का ध्यान रखा जाए, साथ ही क्या किया जाए, जीवन के स्तर का ध्यान रखा जाए। तो ये राज्य क्या कर रही है, तो समाजवादी तत्व का मतलब क्या हो गया, राज्य पूरा पिता बनके, राज्य माँ बनके हमारी केयर कर रही है। हमें क्या कर रही है, राज्य के गोद में हम पैदा हो रहे हैं, हमें भोजन करा रही है, पढ़ा रही है, हमें नौकरी दे रही है, हमें पेंशन दे रही है, हमारे बुढ़ापा का ख्याल रख रही है, ठीक है। तो तमाम सुविधाएं राज्य दे रही है। तो यही क्या हो गया, समाजवादी तत्व। तो समाजवादी तत्व का प्रभाव भी हमने आर्टिकल 38, 39, 41, 43 क्लॉज ए एंड 47 में देखा। अब हम उदारवादी तत्वों को भी देख लेते हैं। तो वर्गीकरण के तत्व में जो तीसरा तत्व है वो है उदारवादी तत्व। तो उदारवादी का मतलब क्या है, संपत्ति को प्राथमिकता, आज़ादी को प्राथमिकता, स्वतंत्रता को प्राथमिकता, संपत्ति अर्जित कीजिए कुशलता से, प्रतिभा से, योग्यता से। जैसे कि मान लो मैं अपने शरीर पे ध्यान दे रही हूँ, मैं पार्लर जा रही हूँ, अपने शरीर की केयर कर रही हूँ, तो मेरी जो विचारधारा है वो क्या हो गई, उदारवादी विचारधारा हो गई, ठीक है। तो उदारवादी विचारधारा में प्रतिभा की बात होगी, कुशलता की बात होगी। तो उदारवादी विचारधारा में शक्तियों के बंटवारे की बात होगी, संपत्ति की बात होगी, स्वतंत्रता की बात होगी। तो आखिर देखते हैं कि उदारवादी विचारधारा से डीपीएसपी पे क्या प्रभाव पड़ा है। तो देखो, जो भारत के सभी नागरिक होंगे ना, उनके लिए क्या होगा, समान सिविल संहिता का विकास। आर्टिकल 44 में ये बात बोला जा रहा है। साथ ही 6 वर्ष तक के जो उम्र के बच्चे होंगे उनको क्या किया जाएगा, तो उनकी देखरेख की जाएगी, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। ये आर्टिकल 45 में इसकी बात की जा रही है डीपीएसपी में। कृषि व पशुपालन में
हम किस विधि का यूज़ करेंगे, तो वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करेंगे। और इस वैज्ञानिक विधि के विकास को कौन बढ़ावा देगा, तो राज्य बढ़ावा देगी। क्यों? क्योंकि हमारे उदारवादी तत्व में जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए, कुशलता और प्रतिस्पर्धी होनी चाहिए। तो जब हम वैज्ञानिक विधि का विकास करेंगे कृषि में, पशुपालन में, तो अर्थव्यवस्था क्या होगी, अर्थव्यवस्था में और कुशलता आएगी। साथ ही पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा, आर्टिकल 48 क्लॉज ए में ये बात की जा रही है। और कृषि व पशुपालन में वैज्ञानिक विधि के विकास की बात आर्टिकल 48 में की जा रही है। पर्यावरण के संरक्षण की बात आर्टिकल 48 क्लॉज ए में की जा रही है। तो देखो, पर्यावरण का संरक्षण करना है, संवर्धन करना है, वन और वन्य जीवों की रक्षा करना है। समाजवादी तत्वों में क्या है कि राज्य सब कुछ फ्री में दे रही है। और उदारवादी तत्व में क्या है कि उदारवादी किसकी बात करता है, उदारवादी कुशलता की बात करता है, उदारवादी बात करता है प्रतिस्पर्धा की, उदारवादी बात करता है संरक्षण के, संवर्धन की बात करता है, उदारवादी बात करता है शक्तियों के बंटवारे की। तो पर्यावरण का संरक्षण करना, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं तो हमारा पर्यावरण क्या है, हमारे लिए हमारी जो मूल संपत्ति हमारा पर्यावरण है। पर्यावरण से ही हमें क्या मिलता है, संसाधन प्राप्त होते हैं। पर्यावरण क्या देता है, तो बोलते हैं ना कि पर्यावरण अगर सुरक्षित नहीं होगा तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, हमारे हेल्थ पे पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी पे पड़ेगा। तो पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन अति आवश्यक है। वन और वन्य जीवों का संरक्षण अति आवश्यक है। तो उदारवादी तत्व में ये बातें हैं और जिससे हम प्रभावित हुए हैं, डीपीएसपी में हमने उसको शामिल भी किया है। जिसे शक्तियों की बंटवारा बार बार बोली तो न्यायपालिका व कार्यपालिका के बीच पृथक्करण करने का प्रयास, उनकी शक्तियों को बांटना। ठीक है। आर्टिकल 50 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात उदारवादी तत्वों में कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि करना, ये डीपीएसपी के आर्टिकल 51 में इसकी बात की गई है, अंतर्राष्ट्रीय शांति की। तो उदारवादी तत्व से जो हमारा डीपीएसपी प्रभावित हुआ है उसमें क्या क्या तत्व आ गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा आ गया, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच क्या आ गया, पृथक्करण का प्रयास, मतलब शक्तियों के बंटवारे का प्रयास, पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन, वन और वन्य जीवों की रक्षा, कृषि और पशुपालन में वैज्ञानिक विधि का विकास करना, 6 वर्ष की उम्र तक के बच्चों की देखरेख, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना और साथ ही सभी नागरिकों के लिए समान सिविल व्यवस्था का विकास करना। तो ये हो गया उदारवादी तत्व। तो आज हमने पढ़ा समाजवादी तत्व, उदारवादी तत्व, गांधीवादी तत्व। तो आज का क्लास मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ और डीपीएसपी का क्लास मुझे लगता है और 2-3 दिन चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।